सब्सक्राइब कीजिए आईएसएसबी डिफेंडर्स को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल आईएसएसबी डिफेंडर्स। टुडे माय टॉपिक इज़ मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दोस्तों इस टेस्ट को हम शॉर्टकट फॉर्म में मैट टेस्ट भी कहते हैं। दोस्तों ये वो टेस्ट है जो आपसे आईएसएसबी में लिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, बहुत से लोग मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते और जिसकी वजह से वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको टेस्ट क्राइटेरिया बताता चलूँ। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियोस में वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की क्राइटेरिया बताया था, इसी तरह मैं मैट टेस्ट का भी आपको क्राइटेरिया बताऊंगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आईएसएसबी सेंटर में आपको मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे और उन 50 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी अपने क्वेश्चंस पे। हमारा जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इफ़ गेट 1 रोटेट इन गिवन डायरेक्शन देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ 5। ये कह रहा है कि गेट 1 की जो डायरेक्शन है, जो ये जो एरो है, ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक, ये वाला जो गेट है, ठीक है, इसको गेट नंबर 1 कहा गया है, इस वाले गेट को गेट नंबर 2 कहा गया है, इस वाले गेट को गेट नंबर 3 कहा गया है, इस वाले गेट को गेट नंबर 4 कहा गया है और इस वाले गेट को गेट नंबर 5 कहा गया है। ठीक है, ये जो एरो है यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम गेट नंबर 1 को एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे, ठीक है, तो गेट नंबर 1 की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, जब गेट नंबर 2 की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज होगी तो गेट नंबर 3 जो है वो मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब गेट नंबर 3 एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो गेट नंबर जो 4 है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, जब गेट नंबर 4 रोटेट करेगा क्लॉकवाइज तो गेट नंबर 5 की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेना है कि हमारा आंसर ए है या बी है। ठीक है, अब ये जो ए है ये शो कर रहा है कि ये जो इस गियर की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है और ये वाला जो एरो शो कर रहा है इस गियर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो हमने अपने आंसर्स को में बता देना है कि हमारा जो गियर नंबर 5 है उसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे इस एरो का नाम ए से शो किया गया, तो इसलिए हमारा आंसर पार्ट ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने के बाद हमने अपने क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, विच बॉय इज़ बेयरिंग मोर लोड। अब ये दो लड़के हैं, ठीक है, अब ये दो लड़के हैं। अब हमने इसमें से डिसाइड करना है कि कौन से लड़के ने ज़्यादा लोड बेयर किया हुआ है। इस वाले लड़के को ए से रिप्रेजेंट किया गया, इस वाले लड़के को बी से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेट, ठीक है, इन दोनों ने उठाया हुआ है। ठीक है, और इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसको बेयर किया हुआ है। ये वाला जो लड़का है इसने देखें कम, इस पे क्या है, कम लोड लग रहा है। ठीक है, और ये वाला जो लड़का है इस पे देखें ज़्यादा लोड लग रहा है। सही है, तो इसलिए जिसकी तरह हमने, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि किसने ज़्यादा लोड उठाया है। तो यहाँ पर हमें विजिबल हो रहा है कि जो बी पे है, ऐसा लड़का जो बी पर है उसने ज़्यादा लोड बेयर किया, तो इसलिए हमने अपने आंसर्स में बी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मच रोप वुड हैव टू बी पुल्ड आउट ऑफ द पुली टू रेज द ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखें, ये एक पुली है, फिक्स पुली है, ठीक है, और ये इसकी रोप है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए गए 60 kg का। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे और इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम कितना पुल आउट करेंगे कि ये यहाँ पर पहुँचेगा। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है हम 10 सेंटीमीटर इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर पार्ट ए हो जाएगा और पार्ट ए में देख रहे होंगे 10 सेंटीमीटर आपको रीडिंग दी हुई। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने के बाद
इफ द स्मॉल गेयर मूव इन द गिवन डायरेक्शन देन द लार्जर विल मूव इन विच डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको एक बड़ा गेयर दिया हुआ और ये एक छोटा गेयर दिया हुआ। ठीक, अब इस छोटे गेयर की जो है वो डायरेक्शन हमें क्लॉकवाइज दी हुई। अब यहाँ पे देखिए आपको रेड कलर का एरो शो, वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस गेयर की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर ये स्मॉल गेयर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो लार्जर गेयर की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। अब यहाँ पे ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अब ये जो ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस गेयर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, इस वाले गेयर की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज जा रही है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो लार्जर गेयर है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी, तो इसलिए हमने पार्ट बी को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब पार्ट बी यहाँ पे है और बी यहाँ देखें, ये वाला बी यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इस बी को हमने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लार्जर गेयर। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के बाद आपने इस स्टेटमेंट को रीड करना है। विच वायर केज वेट मोर, द केज विद द बर्ड आउटसाइड ए और द केज विद द बर्ड फ्लाइंग इनसाइड बी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे बताना है ये वाला जो केज है ये खाली है। ठीक है, इस पे जो बर्ड है वो आउटसाइड है। ठीक है, ये वाला जो केज है इसमें जो बर्ड है वो अंदर की साइड। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बर्ड आउटसाइड पे है और यहाँ पे जो बर्ड है वो इनसाइड द केज है। ठीक है, अगर हम पार्ट ए की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केज का वेट है। ठीक है, बर्ड जो है वो आउटसाइड। ठीक है, अगर पार्ट बी में हम अगर थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पे केज के साथ एक बर्ड भी है जिसका अब केज का वेट अलग है, केज का वेट अलग है और बर्ड का वेट अलग है, तो इसमें पार्ट बी में वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमारा भी यही क्वेश्चन था कि हमने ऐसे केज को सिलेक्ट करना है जिसका वेट ज़्यादा हो, तो इसलिए हमने पार्ट बी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के बाद हमने इस स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है। इफ़ गेयर ए रोटेट क्लॉकवाइज देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ सी। अब यहाँ पे देखें, इस वाले गेयर को ए से रिप्रेजेंट किया गया है, इस वाले गेयर को बी से रिप्रेजेंट किया गया है और इस वाले गेयर को सी से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये है कि अगर हम गेयर ए को क्लॉकवाइज रोटेट करें, यहाँ पर देखें इफ़ गेयर ए रोटेट क्लॉकवाइज, गेयर ए को अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें तो गेयर बी की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो गेयर सी की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो हमने अपने आंसर्स में चेक कर लेना हमारा आंसर पार्ट ए है, बी है या सी है। अब ए पे क्लॉकवाइज है, बी पे एंटी क्लॉकवाइज है और सी पर नन है। तो अभी मैंने बताया कि सी की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, इसलिए हमने पार्ट ए को सिलेक्ट कर लिया और पार्ट ए पर क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के बाद व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द व्हील ए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे इस सवाल का यही मतलब है कि व्हील ए की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब यहाँ पर देखें, इस गेयर को गेयर ए से रिप्रेजेंट किया गया, इस स्मॉल गेयर को गेयर बी से रिप्रेजेंट किया गया और इस गेयर को गेयर सी से रिप्रेजेंट किया गया। अब यहाँ पे देखें एक एरो है जो गेयर सी की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, तो हमारा जो सवाल है वो गेयर ए की डायरेक्शन हमने फाइंड करनी। ठीक है, अगर गेयर सी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये जो स्मॉल गेयर है गेयर बी वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो गेयर ए जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो हमने अपने आंसर्स में चेक कर लेना है हमारा आंसर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था गेयर ए की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, तो इसलिए हमने गेयर ए को क्लॉकवाइज कंसिडर किया। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने ये स्टेटमेंट रीड करनी है, विद विच लीवर इट इज़ ईजियर टू लिफ्ट द वेट ए और बी। इस वाले लीवर को ए से रिप्रेजेंट किया गया और इस वाले लीवर को बी से रिप्रेजेंट किया गया। अब इस लीवर की अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट किया जाए, इस वाले लीवर की लेंथ कम है तो जाहिर सी बात है इसमें वेट भी कम एक्ट करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो पार्ट बी में जो लीवर की लेंथ है वो ज़्यादा है, तो इसलिए हमने पार्ट बी को सिलेक्ट कर लेना है।
ठीक है, क्योंकि पार्ट बी में जो लीवर की लेंथ है वो ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो वेट भी ज़्यादा लिफ्ट कर सकता है, ठीक है, इसलिए हमने पार्ट बी को सिलेक्ट कर लेना अपने आंसर्स में। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के बाद आप ये केयरफुली आपने ये स्टेटमेंट रीड करनी है, विच मैन कैन लिफ्ट ग्रेटर वेट ए और बी। अब यहाँ पे बताना है कौन सा आदमी ज़्यादा वेट उठा रहा है, इसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको बी से रिप्रेजेंट किया गया। अगर हम ए की तरफ देखें तो इस वाली फिगर का साइज़ बड़ा है, अगर हम बी की तरफ देखें तो इस वाली फिगर का साइज़ छोटा है, ठीक है। अगर हम ए की तरफ देखें तो ये जो फिगर है ये बड़ी है, ठीक है, तो मतलब इसका जो वेट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हम बी की तरफ देखें तो ये जो फिगर है इसका साइज़ छोटा है, तो इसका मतलब इसका जो वेट है वो कम होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम पार्ट ए को सिलेक्ट कर लेंगे, और पार्ट ए में देखें ये फिगर का साइज़ बड़ा है तो इसका वेट भी ज़्यादा होगा। इसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच मैन इज़ कैरिंग द हैवी लोड। यहाँ पर हमने डिसाइड करना है कि कौन ज़्यादा हैवी लोड उठा रहा है। इस मैन को ए से रिप्रेजेंट किया गया है, इस वाले मैन को बी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब अगर इस फिगर में आप थोड़ा सा फोकस करें, अगर यहाँ से हम इस वर्टिकल लाइन की मेजरमेंट करें तो यहाँ से ये ज़्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ से हम मेजर करें तो इसकी मेजरमेंट, इसकी लेंथ जो है वो कम है, तो इसका मतलब ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी तरफ ज़्यादा है, तो सही है। जिसकी तरफ ये ज़्यादा होगा उसी की तरफ वेट ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम पार्ट बी को सिलेक्ट कर लेते हैं और यही हमारा आंसर है। तो ये थे दोस्तों मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के कुछ सवाल जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।